अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान। सीटेट 2021 के सीडीपी प्रैक्टिस सेट 3 में आप सभी का खैर मकदम है। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम सीटेट के सीडीपी इस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश में होंगे। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उर्दू में और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आसानी से तफ़हीम की कोशिश करेंगे। सवालात शुरू करने से पहले मैं तमाम ही असातिज़ा, मौल्लिमीन व मौल्लिमात से दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं चंद सवालात सीडीपी प्रैक्टिस सेट 3 के। तो आइए दोस्तों सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट 3 के सवालात पर गुफ्तगू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़। वो कौन सा क्रिटिकल पीरियड है जिसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेनिंग समथिंग। जब आप किसी महारत को हासिल करने के जो अमल करते हैं उसे एक्विजिशन कहते हैं, और आसान ज़ुबान में कहे तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्किल उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं प्री नेटल पीरियड, ऑप्शन 2 है अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन 3 है मिडल चाइल्डहुड और ऑप्शन 4 है एडोलेसेंस। तो यहाँ पर हमने जैन पैजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज़ में इस चीज़ को पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का जो क्रिटिकल पीरियड है वो अर्ली चाइल्डहुड है। कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगले सवाल को। Which of the following is the stage of moral development and proposed by Lawrence Kohlberg? तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है जो कोहलबर्ग ने बयान की है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उन 4 ऑप्शन में से मॉरल डेवलपमेंट के अंदर जो स्टेजेस दिए हुए हैं उन स्टेजेस में से एक स्टेज इन 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है लेटेंसी स्टेज। ये कहीं पर भी आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उस पर कहीं पर भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो है पैजे के अंदर आएगा, पैजे के थ्योरीज में। ऑप्शन 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी स्टेज, ये भी लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी में नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 खास तौर पे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये लेवल 3 में आता है। लेवल 3 जो 3 लेवल जो मॉरल डेवलपमेंट के कोहलबर्ग्स ने बताए हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको मुख्तसर में बताता चलूँ तो एक स्टेज बताए 3 स्टेजेस बताए हुए हैं। हर स्टेज में 2-2 उसके हर 3 लेवल हैं और उसके 2-2 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 हैं जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन थर्ड लेवल पर आता है। थर्ड लेवल में कौन सी चीज़ आती है? वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जी। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जो लास्ट तीसरी स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की कोहलबर्ग के, तो उसके अंदर ये फर्स्ट स्टेज आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद सेकंड है उसी के अंदर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो ये लेवल 3 में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यहाँ पर कोहलबर्ग की थ्योरी का एक हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर आफ्टर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ दैन गर्ल्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई मौलवी या इसातिज़ा लड़कियों की बजाय लड़कों पर ख़ास अटेंशन देता है तो ये किस किस्म का नज़रिया है, किस किस्म के नज़रिए की मिसाल है। ऑप्शन 1 है जेंडर बायास, ऑप्शन 2 है जेंडर आइडेंटिटी, ऑप्शन 3 है जेंडर रिलेवेंस, ऑप्शन 4 है कॉन्स्टेंसी। तो सीडीपी के अंदर आपको जेंडर के ऊपर एक चैप्टर है ख़ास तौर पे सीटेट के अंदर, उसको पढ़िए आप, जिसमें जेंडर बायासनेस के ऊपर ख़ास तौर पर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि आपको एज ए टीचर किसी भी जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई टीचर गर्ल्स की मुकाबले में बॉयज़ को अटेंशन देता है या बॉयज़ के मुकाबले में गर्ल्स को अटेंशन देता है तो ये एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बायासनेस है। ये जेंडर बायासनेस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अल्फाज हैं उसी चैप्टर में से हैं सीडीपी के, जिसके अंदर जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जेंडर के बायसनेस के ऊपर, जेंडर के कन्फर्मिटी के ऊपर बात हुई है। तो यहाँ पर उसके मायने आपको समझाता चलूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द चिल्ड्रन जेंडर स्टेरियो। जेंडर स्टेरियो का मतलब क्या होता है कि किसी भी जेंडर के ताल्लुक से मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये काम जो सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, मेल स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, मेल आदमी ही कर सकते हैं, बॉयज़ ही कर सकते हैं, ये ऐसे मखसूस काम जो सिर्फ गर्ल्स के लिए जो मंसूब किए जाते हैं। तो इस तरह की जो सोच है वो जेंडर स्टेरियोटाइप सोच कहलाती है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, जेंडर रोल कन्फर्मिटी। जेंडर रोल कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर समाज में एक तरह का तासुब पाया जाता है कि मेंस आर स्ट्रॉन्गर, वुमेन्स आर वीक एंड पैसिव एंड इमोशनल। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जेंडर कन्फर्मिटी के अंदर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। तो इस तरह की जो सोच है जिसमें किसी मखसूस जेंडर को बरतर समझा जाता है या किसी मखसूस जेंडर को कमज़ोर समझा जाता है, वीक समझा जाता है, इस तरह की सोच को बच्चों के दिमाग से कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे कम करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है डिस्कशन अबाउट द जेंडर बायास, क्या आप जेंडर बायास जो तफरीक है जेंडर के लिए उस पर गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन 2 है एम्फेसाइजिंग द जेंडर स्पेसिफिक रोल, आप किसी जेंडर स्पेसिफिक रोल के ऊपर जो है एम्फेसाइज करेंगे, जोर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स, आप जिन्स के बुनियाद पर उनके ग्रुप्स बनाएंगे, प्ले ग्रुप्स बनाएंगे। ऑप्शन 4 है जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, कि आप जेंडर की बुनियाद पर, उनके जिन्स की बुनियाद पर उनको सीटिंग अरेंजमेंट बिठाएंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट के बिठाने से उनकी जो सोच है वो बदलने वाली नहीं है। जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स, अगर आप खेल के भी अलग अलग ग्रुप बनाते हैं जेंडर की बुनियाद पे, तब भी उनकी सोच बदलने वाली नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तलबा की सोच को बदलने के लिए, उनका तासुब को ख़त्म करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आप डिस्कशन करेंगे अबाउट जेंडर बायास, कि आप ये जो मर्द और जेंट्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि अल्लाह ताला ने मर्द और ख़वातीन को बराबर के हुकूक़ दिए हैं। कोई किसी से आला नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं है, बल्कि सभी को अपनी अपनी जो राइट्स हैं अल्लाह ताला के दिए हुए, उन राइट को इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है, अपने रोज़गार हासिल करने का हक़ हासिल है, अपनी चॉइसेस का हक़ हासिल है, अपने दीन पर मज़हब कर अपना अमल करने का आज़ादी हासिल है। साथ ही साथ जो कुछ भी वो खेलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस तरह की सभी किस्म की जो आज़ादी है वो तमाम ही जेंडर को हासिल है। तो यहाँ पर जो बेस्ट वे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को या जेंडर बायसनेस को ख़त्म करने का, वो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि डिस्कशन अबाउट द जेंडर बायसनेस, ये आपके लिए बेहतर वे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as an active seeker of knowledge emphasized the influence of social cultural content on their thinking। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे कौन से वो थ्योरिस्ट हैं जो चिल्ड्रन एज ए एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज के तौर पर एम्फेसाइज किया गया, इन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चरल कंटेंट, जिसके ऊपर सोशल और कल्चरल कंटेंट का क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। तो हमने ये ख़ास तौर पे प्याजे के साथ ही मैंने बार बार मेरे स्टूडेंट्स को ये कहने की कोशिश की है कि प्याजे के साथ आप वाइगॉट्स्की की थ्योरी को पढ़े तो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, तो वाइगॉट्स्की ने सोशल और कल्चरल जो कंटेंट है उसका किस तरह डेवलपमेंट के ऊपर असर होता है उसके ऊपर बात की है। तो यहाँ पर लियो वाइगॉट्स्की सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब भी आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल वर्किंग एंड जिगसॉ पजल 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one. Darker one, that
would go here and make this show. This kind of talk is referred to by Vygotsky as. तो वैगोट्स्की के जो हमने पढ़े हैं स्टेजेस और उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की है कि एक गेम होता है जिसे हम जिगसॉ कहते हैं। जिगसॉ यानी कि ऐसा गेम होता है जिसके अंदर इस तरह का होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि वो जो फेसेस हैं उसको आप अटैच करते हैं एक दूसरे से। इस तरह का आपने गेम देखा होगा जो कलरफुल होता है, बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आप इस तरह का ज्वाइन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस गेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के जो गेम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिगसॉ। तो ये जो पज़ल है, इस तरह के पज़ल को जब एक नजमा नाम की बच्ची खेल रही है तो वो अपने आप से बात कर रही है कि नो नॉट दिस वन, ये नहीं, डार्कर वन दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शो, कि वो जो डार्क कलर का है वो उसको यहाँ लगाना चाहिए जिसकी वजह से ये शो कंप्लीट हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रेफर्ड बाय, तो इस किस्म की जो बात है जो बच्ची कर रही है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजीज़ दोस्तों प्राइवेट स्पीच कहते हैं, कि खुद से बात करना। ये जो है 3 साल की उम्र के दरमियान ये होता है। उसके बाद ये प्राइवेट स्पीच जो है साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट होती है। हमने वैगोट्स्की की थ्योरी में इस चीज़ को देखा है। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल के जवाब को भी आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जब भी बच्चों को ज़रूरत होती है जब आप उसको क्यूज़ देते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, तो ये किस तरह की एग्जाम्पल है। ऑप्शन 1 है रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन 2 है कंडीशनिंग, ऑप्शन 3 है मॉडलिंग, ऑप्शन 4 है स्काफोल्डिंग। तो हमने कोहलबर्ग के थ्योरीज में पियाजे की थ्योरी के बाद एक टर्म पढ़े थे स्काफोल्डिंग। तो अजीज दोस्तों रीइंफोर्समेंट एक अलग चीज़ है। रीइंफोर्समेंट जो है तकवीत देना, इनाम देना, वो अलग चीज़ है। कंडीशनिंग के अंदर भी हमने देखे कि कंडीशनिंग थ्योरीज के अंदर हमने देखे कि किसी चीज़ को कंडीशन बनाकर उसको लर्निंग के ऊपर लाना, वो कंडीशनिंग है। मॉडलिंग एक अलग चीज़ है। और एक स्काफोल्डिंग है। स्काफोल्डिंग भी जो है पियाजे और कोहलबर्ग की थ्योरीज के बाद ही आता है, जिसके अंदर हम टेम्पररी तौर पे बच्चे की हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और उस टेम्पररी की वजह हेल्प की वजह से बच्चे का पोटेंशियल बढ़ जाता है और वो लर्निंग के अंदर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर स्काफोल्डिंग है। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब भी आप समझे होंगे। स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग किसके अंदर आता है, इसको स्काफोल्डिंग आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके अंदर ये स्काफोल्डिंग आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज्ड द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जैन पैजेट। तो जैन पैजेट के जो स्टेजेस हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उनमें से कौन सी ऐसी जो जेल में ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए दोस्तों, अजीज़ दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हैं जैन पैजे के ऊपर जो भी सवाल आते हैं तो उससे पहले हमको उसके स्टेप्स और उसने जो स्टेजेस बताए हैं डेवलपमेंट के, तो वो हमारे जहन में रहना ज़रूरी है। तो आप याद रखें कि सबसे पहला जो स्टेज जो पैजे ने बताया है वो सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, जो 0 से लेकर 2 साल तक होता है। उसके बाद ऑपरेशनल है, यानी ऑपरेशन के अंदर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट वन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो उसके अंदर मेन जो चीज़ है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर आप देखेंगे कि उसके जो बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है, तो जिसके अंदर उन जो बच्चे की खासियतें हैं तलबा की, उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जिसके अंदर हम देखते हैं कि कंजर्वेशन, क्लास, इंक्लूजन, तो ये जो ऑप्शन है उसका सही आंसर है। और भी उसके अंदर है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर आती हैं, तो मैं बताता चलूँ कि उसके अंदर सीरिएशन आता है, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है
उसके अंदर आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब भी आप समझे होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पेजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, के झैल में दिया हुआ कौन सा पेजेशियन कंस्ट्रक्ट है ऑप्शन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर चिल्ड्रन के मुतालिक है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है स्कीमा, ऑप्शन 2 है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑप्शन 2 है 3 कंडीशनिंग, ऑप्शन 4 है रेनफोर्समेंट। तो अजीज़ दोस्तों, जैन पैजे और कोहलबर्ग के ऊपर इस सेशन में काफ़ी सवालात पूछे गए हैं। ख़ास तौर पे जैन पैजे ने जो टर्मिनोलॉजीज़ का, जो तस्वुरात का, जो कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, उसमें सबसे पहला और अहम जो कंसेप्ट है वो स्कीमा है। और कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है उसको भी आप याद रखिए। उसमें सबसे पहले है स्कीमा, और जो कंसेप्ट इस्तेमाल किए हैं जैन पैजे ने, उसके बाद है स्कीमा के बाद असिमिलेशन है और अकोमोडेशन है, नंबर 4 है अकोमोडेशन के बाद इक्विलिब्रियम है, और एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं हम डिसइक्विलिब्रियम। इतने कंसेप्ट का इस्तेमाल जैन पैजन ने अपनी थ्योरी के अंदर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस थ्योरी को गौर से पढ़ेंगे ताकि इस पर पूछे जाने वाले सवालात हमारे गलत ना हों। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, कदर पैमाई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बुनियादी मकासद क्या होने चाहिए। ऑप्शन 1 है असाइनिंग रैंक ऑफ द स्टूडेंट। अब याद रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट का ये मकसद नहीं होगा। आप CDP में अगर इस तरह के सवालात पूछे जाएं तो इस बात को याद रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये मकसद शामिल नहीं है कि बच्चों को रैंक देना है। ठीक है, जहाँ कहीं भी ऑप्शन आएगा आप इसको कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट द रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है। ऑप्शन 3 है लेबलिंग स्टूडेंट एज पर दियर स्कोर। ये भी जो इन एजुकेशन पॉलिसी है उसकी मुखालिफत करता है कि हमको किसी भी तरह का लेबल बच्चों को नहीं देना है। इसीलिए आप देखते हैं कि पहले के मुकाबले में भी और आज के मुकाबले में ग्रेडिंग का सिस्टम आया है, या फिर मार्किंग सिस्टम का जो पहले जो था, बहुत सारे असेसमेंट के अंदर तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है। ऑप्शन 4 है मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स। अब तो ये भी जो है लिखने के लिए मना कर दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से कि किसी भी बच्चे के रिज़ल्ट पर जो है पास और फेल ना आए, बल्कि सभी को बस एक ग्रेड या फिर प्रोग्रेस कार्ड के अंदर इस तरह की चीज़ें अब नहीं होती। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट द रिलेटेड कंसेप्ट। तो कदर पैमाई का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे की क्लियरिटी हमारे सामने आना चाहिए कि वो किस कौन से कंसेप्ट में उनको क्लियरेंस की ज़रूरत है, कौन से कंसेप्ट में उनको कन्फ्यूजन है। तो साथियों, 10 सवालात देखकर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज का ये सेट हम यहाँ पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सवालात को आप समझने की कोशिश किए होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग सीटेट दे रहे हैं, जो लोग TET देने वाले हैं, उन तमाम तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और लाइक करना ना भूलिए। आपका दोस्त अज़ीम अहमद खान, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 30 तक हैं, उसमें नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखना मत भूलिएगा प्रैक्टिस सेट 4 में। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।